बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स न्यू बुक और उसके चैप्टर नंबर 9 जो कि बुक का लास्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है जी नेचर ऑफ साइंस। हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस देखें, हमने इस पूरे चैप्टर में हमारा जो पूरा चैप्टर है वो किसके गिर्द घूमेगा? बेसिकली साइंस के गिर्द। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंस क्या है। देखें जी, जहां तक साइंस की बात है, साइंस बेसिकली एक कलेक्टिव नॉलेज होता है। ये क्या है जी? कलेक्टिव नॉलेज है। और इस कलेक्टिव नॉलेज में आप क्या क्या डिस्कस करते हैं, किन किन चीजों के बारे में? मतलब आप लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, फिर इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्शन क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर जितने भी आपके नेचुरल फिनोमिना है, जो कुदरती मजाहिर हैं, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे साइंस में। तो साइंस बेसिकली वो सारे प्रोसेसेस हैं, इवेंट्स हैं, प्रोसेसेस इवेंट्स जो किससे रिलेट करते हैं? लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग थिंग्स से, उनके इन बिटवीन इंटरेक्शन। और वो सारा जो कलेक्ट कर लेते हैं, नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, कलेक्टिव नॉलेज जो है, इसको हम साइंस का नाम देते हैं। तो भाई साइंस जो थी, जब तक साइंस अभी डिस्कवर नहीं हुई थी, लोगों को साइंस का नॉलेज नहीं था, तो तब तो लोग थ्योरेटिकल लाइफ गुजारते थे और मफरूजात पे यकीन रखते थे। लेकिन साइंस ने हमें चीजों के बारे में जो है वो सोचने के साथ साथ हमें एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ लेके आए, ऑब्जर्वेशन की तरफ लेके आए। हम लोग जो है उन रिजल्ट्स को देखा हमने कि भाई जो चीजें हम लोग सिर्फ थिंक कर सकते हैं, हम उनको जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पर हम लोग उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हम लोग साइंस में स्टडी करते हैं। तो शुरू में बात की जाए तो शुरू में जो साइंस थी वो एक ही इकट्ठा एक ही नॉलेज था सारा, जिसको हम नाम देते थे नेचुरल फिलॉसफी। शुरू में नेचुरल फिलॉसफी थी। नेचुरल फिलॉसफी बेसिकली तमाम जो भी हम लोग जितना भी नॉलेज कलेक्ट होता था वो सारा इसी में रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे फिर साइंस का नॉलेज जो है वो फैलता गया, बढ़ता गया। ये नहीं समझ लें कि ये एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पर साइंस को डिस्कस किया जाता था। फिर जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया, तो फिर दो कैटेगरीज बना दी गई। एक जो है वो लिविंग थिंग से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि हम लोग जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ गए, बायोलॉजिकल साइंसेस। और दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास फिजिकल साइंसेस। ये जैसे जैसे नॉलेज इंप्रूव हुआ साइंस से रिलेटेड, अब बायोलॉजिकल जो नॉलेज है साइंस का वो किससे रिलेट करता है? लिविंग थिंग से। यानी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जितना भी नॉलेज हम गेन करते हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेस में रखा जाता है। और फिजिकल साइंसेस में नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड, नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड जो नॉलेज हम गेन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तजिया करते हैं, सारा कुछ वो किसमें है? फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंसेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो मेजर उसकी टाइप है इस ब्रांच की वो है फिजिक्स, तो जिस पर हम बात करेंगे अभी। अब फिजिक्स क्या है? देखें, फिजिक्स के रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स हमारी बेसिकली जितनी भी नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड हम लोग जितने भी रिलेशंस, इंटरेक्शंस हम देखते हैं अपनी पूरी यूनिवर्स में। और एक और खास बात कि हमारी जो फिजिक्स है ये फंडामेंटल साइंस है। फंडामेंटल साइंस जो है वो फिजिक्स है, यानी बेसिक। इसी से आगे बहुत सी इसकी आगे ब्रांचेस जाएंगी, लेकिन बेस क्या है? नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड जो नॉलेज हम गेन करेंगे उसकी जो बेस है, उसकी फंडामेंटल जो बुनियाद समझ लें नॉन लिविंग थिंग्स के लिए साइंस की, वो है फिजिक्स। तो ये फंडामेंटल साइंस है। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? मतलब हमारी जो यूनिवर्स है उसके सारे
कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब हमारी जो यूनिवर्स है वो किस पर मुश्तमिल है, मतलब उससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज है, चाहे वो सन है, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, अर्थ है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर लेना है हमने, स्टार से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड कुछ भी जो इसके इन है आउट है, वो सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। किसमें? फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स समझने की हमारी इन्हीं चीजों से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मैटर, मैटर जो है, फिर एनर्जी, और उसके अलावा फोर्स, यानी इन सब का रिलेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो फिजिक्स में करेंगे कि हमारी जो कायनात में जो मैटर मौजूद है और एनर्जी है मैटर से हासिल होने वाली, और जो फोर्सेस हैं जो अप्लाई की जाती हैं, इनका आपस में इंटरकनेक्शन क्या है, और उन सारी चीजों से जो इनकी रिलेशन से जो नॉलेज हमें हासिल होगा वो सारा हम लोग फिजिक्स में कलेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग स्पेस से रिलेटेड भी स्टडी करेंगे, टाइम से रिलेटेड भी स्टडी करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो फिजिक्स में डिस्कस की जाएंगी। तो ये थी हमारी फिजिक्स, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं स्पेस के हवाले से, तो स्पेस जो है बेसिकली क्या है भाई? स्पेस बेसिकली आपकी थ्री डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल स्टेट होती है हमारी, यानी इसमें आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तीनों इसमें जो है स्पेस में जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब वैसे तो हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, ठीक है, लेकिन जो जी होता है, मैंने ये डॉटेड सिर्फ लगाया है। तो हम लोग यानी तीनों फेजेस को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। थ्री डायमेंशन को जो डिस्कस किया जाता है वो स्पेस में। तो ये सारा जो रिलेशन है ये सब कुछ हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा टाइम, टाइम जो है वो भी फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है। टाइम बेसिकली क्या होता है कि ये हम लोग जो सीक्वेंसेस होते हैं उसको मेजर करते हैं कि भाई ये जो इवेंट्स हैं, सीक्वेंस हैं, उसको जो मेजर किया जाता है कि कितनी देर में, कितने अरसे में, हाउ मच ड्यूरेशन, तो वो हम लोग टाइम में, यानी टाइम बेसिकली आपका क्या है? मेजर द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन, मेजर्स द सीक्वेंसेस एंड ड्यूरेशन। ये हम लोग किस में डिस्कस करेंगे? टाइम। और टाइम भी किस में रिलेट करता है? फिजिक्स में। तो ये सारी चीजें भाई हम लोगों ने जो डिस्कस करनी है फिजिक्स, फिर फिजिक्स से रिलेटेड जो है आपकी जितनी मोशंस हैं, बॉडी मूव करता है, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई होती है, एनर्जी से रिलेटेड सारा कुछ फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इवन कोई बॉडी ऑसिलेट करता है, मतलब अगर हम किसी भी पेंडुलम को अगर बांध देते हैं, मतलब रस्सी के साथ उसको, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम छोड़ते हैं, तो वो जो उसकी मूवमेंट होती है, ये जो ऑसिलेशन है, ये भी हम डिस्कस फिजिक्स में करते हैं, मतलब ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, ये सारी चीजें जो हैं। और इसी में हम लोग जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो किसने बयान की थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो बेसिकली बयान की थी आइंस्टाइन ने 20th सेंचुरी में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? इसने बेसिकली जो है वो एक रेवोल्यूशन, समझ लें रेवोल्यूशन बर्पा कर दी थी, इनकलाब लाए थे। मतलब जो इतने सालों से हम लोग जिन लॉज को, जिन थ्योरीज को हम मान रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, तस्लीम कर रहे थे तमाम साइंटिस्ट, उनमें इसने जो आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने 20th सेंचुरी में बयान की, तो बहुत सी ऐसी थ्योरी जो थी वो सिर्फ जो है वो उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई वो ऐसा हो सकती हैं, वो 100% वैलिड नहीं रही। जैसे न्यूटन्स के लॉज थे, न्यूटन्स के लॉज जो थे उन पर भी क्वेश्चन मार्क जो है वो पैदा किया था रिलेटिविटी की थ्योरी ने। ये आइंस्टाइन ने पेश की थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये जो उसने रिलेशन मैस एनर्जी का और विद लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट भी उसने फाइंड आउट की थी। ये थ्योरी जो थी रिलेटिविटी की, इसने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था, यानी साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जो इतने सालों से जो नजरियात सबके लिए एक्सेप्टेबल थे, 100% थे, वो जो नजरियात थे उसमें डाउट्स क्रिएट हो गए थे, ठीक है। और किसने पैदा किए? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो भी किससे रिलेट करती है? ये भी फिजिक्स के स्कोप में आता है। फिजिक्स ही वो ब्रांच है साइंस की कि जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। फिर क्वांटम मैकेनिक्स है, वो भी इसी में डिस्कस की जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स जो है जिसमें हम लोग जो है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल जो है
एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, वो भी इसी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो बात करने जा रहा हूँ बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड, आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसकी ब्रांचेस की तरफ जाते हैं। अब फिजिक्स की ब्रांचेस क्या क्या हैं, तो डिफरेंट ब्रांचेस डिस्कस करेंगे भाई हम फिजिक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम डिस्कस क्या करते हैं, मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग मोशन से रिलेटेड, हम किससे बात करते हैं कि बॉडीज जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, वो कैसे मूव करते हैं, फिर उनके फिजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, और मोशन से कैसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी इनके फिजिकल इफेक्ट्स मोशन से रिलेटेड, और वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं मोशन से, इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स में। इसमें न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो भी हम मैकेनिक्स में तीनों लॉज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट ब्रांच इसकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि वर्ड्स ही आप समझ सकते हैं कि इसमें हम लोग हीट से रिलेटेड, मतलब जितनी भी हमारी आगे थर्मल एनर्जी पोजेस करते हैं मटेरियल, उसको हम हीट का नाम देते हैं, और वो कैसे जो है उनको यूटिलाइज करते हैं, और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, इस सारी मतलब इन सारी चीजों को हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में डिस्कस करेंगे उसको नाम देते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इकोस्टिक्स। इकोस्टिक्स क्या है, इकोस्टिक बेसिकली जितनी भी साउंड्स हैं, मतलब हमारी नेचर में पाई जाने वाली फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिबल रेंज जो होती है, मतलब ऑडिबल साउंड जो है, एनर्जी जो है, यानी हमारी जितनी भी ऑडिबल एनर्जी ऑफ साउंड है, यानी साउंड से रिलेटेड और उसके इफेक्ट्स और उसके आगे इन्फ्लुएंसेस जो हम डिस्कस करेंगे सारे, वो फिजिक्स की जिस ब्रांच में करेंगे उसको इकोस्टिक्स का नाम दिया जाता है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे है जी ऑप्टिक्स। फिजिक्स की नेक्स्ट ब्रांच है जी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है इसमें हम लोग जो है वो लाइट से रिलेटेड, यानी हमारी जो भी चीजें हम लोग देख पाते हैं जिसमें हमारी लाइट रिलेट करती है, ठीक है, लाइट, उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होंगे उनसे रिलेटेड हम लोग जितनी भी चीजों के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, यानी विजिबल लाइट, सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं चीजों को हम देखते हैं और वो कैसे, उसमें क्या क्या मजाहिर पाए जाते हैं, वो सब कुछ जो डिस्कस किया जाएगा वो ऑप्टिक्स में किया जाएगा। लाइट से रिलेटेड फिजिक्स जो है, सारे एस्पेक्ट्स, और जो विजिबल लाइट है वो कैसे वो कुबिजिर होती है, उसके क्या क्या मजाहिर होती हैं, क्या क्या उसके इवेंट्स होते हैं, उन सबको हम लोग ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है फिजिक्स की नेक्स्ट ब्रांच हमारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो ये टू वर्ड्स पर मुश्तमिल है। एक तो आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो निकला है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म जो है वो मैग्नेट से। अब इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म या मैग्नेट, इनके इफेक्ट्स को हम कंबाइनली डिस्कस करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी ये म्यूचुअल रिलेशन है किस किस का, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। आगे चलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बात करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, जैसे पीछे भी मैंने बात की थी, क्वांटम मैकेनिक्स ये भी एक अलग से ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, सादा लफ्जों में जिसको हम कह सकते हैं हम लोग सब एटॉमिक या एटॉमिक पार्टिकल जो होती हैं, ठीक है जी, पार्टिकल्स जो एटम्स के पार्टिकल जितने भी होते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको जो डिस्कस किया जाता है, उनसे रिलेटेड हम लोग जितना भी नॉलेज गेन करेंगे, हासिल करेंगे, वो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में उसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। चाहे वो एटॉमिक लेवल हो, चाहे वो सब एटॉमिक हो, मतलब ये देखें, ये हमारे पास अगर एक एटम है तो उस एटम में आपको पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मूव कर रहे होते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो नॉलेज हम लोग सारा गेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो फिजिक्स की जिस ब्रांच में करेंगे उसको क्या नाम देंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद आगे आ जाती है रिलेटिविस्टिक, जिस पर अभी मैंने बात की थी, ये एक अलहदा से अब फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है, जो कि आइंस्टाइन ने जो है इस पर जो है वो सारी रोशनी डाली थी, आपकी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, मैकेनिक्स
रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आपकी स्पेस और टाइम से रिलेटेड जो सारा नॉलेज है, स्पेस एंड टाइम से रिलेटेड, वो हम सारा का सारा, ये पहली बात तो ये है कि ये आपकी दोनों क्वांटिटीज जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है, स्पेस भी और टाइम भी, ये नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज है। जैसे बाकी आपकी क्वांटिटीज होती हैं, मतलब वो एब्सोल्यूट है, मतलब लेंथ है, मैस है, अब प्रॉपर तौर पर उसको मिल, लेकिन स्पेस टाइम जो है वो उस तरह से एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, इनका जो रिलेशन है और ग्रेविटी के साथ, स्पीड के साथ इनका क्या रिलेशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं इसी में। ग्रेविटी एंड स्पेस के साथ जो रिलेशन होगा इन क्वांटिटीज का, वो जो डिस्कस करेंगे वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में करेंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स, नंबर 8 पे है न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे कि वर्ड से आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें जितनी भी हम लोग एटम्स का जो न्यूक्लियाई है, मतलब जैसे अभी अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, दिस वन एटम, और एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस से रिलेटेड, जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनसे रिलेटेड जितना भी नॉलेज हम जो डिस्कस करेंगे इस न्यूक्लियस से रिलेटेड, ठीक है, वो आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स में कहलाता है। इवन कि आपके जितने भी एटॉमिक बम वगैरह बनाए जा रहे हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो भी इसी इसी जिम्मर में आती है। उसके बाद आ जाती है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स जैसे कि आप लव से समझ सकते हैं इसको, पार्टिकल फिजिक्स में क्या है कि जो एटम्स के पार्टिकल्स हैं, इसमें जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया जाएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से रिलेटेड जितना भी नॉलेज होगा, चाहे हम लोग वो न्यूट्रॉन्स के बारे में, हम लोग आगे वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के से रिलेटेड भी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी इसी में डिस्कस किए जाते हैं, इसी ब्रांच में। और उन्हीं के आगे यही बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर भी हैं, यानी इनसे मिलकर ही मैटर बनता है। मैटर जो है बेसिकली जिनसे मिलकर बनता है, वो सारे पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर जिनसे मैटर बनता है, वो कैसे बनाती हैं उसको, उस सारी स्टडी को हम नाम देते हैं पार्टिकल फिजिक्स। इसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट जो है वो एस्ट्रोनॉमी है, नंबर 10 पे। एस्ट्रोनॉमी जो है बेसिकली आपकी सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी में हम लोग सेलेस्टियल सेलेस्टियल बॉडीज आपके क्या हैं, जैसे स्टार्स हैं, ठीक है, गैलेक्सीज हैं, सन है, ये सारे आपके सेलेस्टियल बॉडी में आ जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड हम जितना नॉलेज कलेक्ट करते हैं, हासिल करते हैं, वो फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम लोग उसको इकट्ठा करेंगे, रखेंगे, वो एस्ट्रोनॉमी कहलाएगी। उसके बाद आ जाती है कॉस्मोलॉजी, 11th पे कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है वो बेसिकली हमारी एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स पर है, यानी एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, यानी इसमें हम लोग ये सीखते हैं इस ब्रांच में कि हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी कायनात जो है, वो कैसे वो कुबीर हो गई, उसमें क्या एवोल्यूशन हुई, क्या इनकलाब बरपा हुआ, उस सारा जो प्रोसेस है हमारी इस कायनात के यूनिवर्स के बनने का, वो सारे जो मराहिल हैं वो हम कॉस्मोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाती है लास्ट एक रह जाती है हमारे पास, वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स जैसे कि वर्ड से आप समझ रहे हैं कि भाई सॉलिड जो हमारे पास बॉडी है, हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी स्टडी करते हैं इसमें, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जैसे सॉलिड्स के आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, वो आम वैसे मूव नहीं करते जैसे लिक्विड के करते हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स करते हैं कि अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। मतलब जितना भी नॉलेज हम लोग जो है वो सॉलिड से रिलेटेड कलेक्ट करेंगे, हासिल करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो किस में करेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ये तो था भाई फिजिक्स की ब्रांचेस से रिलेटेड एक, मतलब उसकी सारी ब्रांचेस मैंने आपके साथ बड़ी शॉर्टली डिस्कस की हैं कि भाई कौन कौन सी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स। जी, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स।
देखिए भाई, इसमें हम क्या देखिए, वर्ड आपको नजर आ रहा है इंटर, ठीक है। अब ये जो इंटर का मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि दरमियान के लिए। तो इसमें हम लोग बेसिकली फिजिक्स का जो दूसरी ब्रांचेस हैं साइंस की, उनके साथ जो इंटरकनेक्शन होता है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें पहली ब्रांच जो हमारे पास आप बनती है वो है जी बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, अब बायोफिजिक्स इसमें क्या है कि हम लोग वो सारे जो भी इवेंट्स हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स जो मतलब हमारे डिस्कस होते हैं बायो में, मतलब लिविंग थिंग्स में, मतलब जैसे लिविंग थिंग्स है, मैं अब आपके सामने एक लिविंग थिंग हूं। अब मेरा बाजू कैसे मूव करता है, ठीक है, इसकी जो मूवमेंट है, अब वो जो इसकी मूवमेंट को मैंने डिस्कस करना है तो वो किसमें डिस्कस करूंगा, बायोफिजिक्स में करूंगा। तो बायोफिजिक्स बेसिकली वो सारे मैकेनिज्म हैं, वो सारे मतलब स्ट्रक्चर्स हैं हमारे जो पाए जाते हैं हमारे किसमें, बायो में, मतलब लिविंग थिंग्स में, जैसे टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स हैं। अब इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो आपस में कनेक्शन है, ठीक है, इनका जो मैकेनिज्म है सारा, वो हम किस में डिस्कस करते हैं, बायोफिजिक्स में। इसके बाद आ जाती है मेडिकल फिजिक्स। मेडिकल फिजिक्स में क्या है जी, फिजिक्स ही हमारी इन्वॉल्व है मेडिकल में। जैसे बहुत सी चीजें हैं हम लोग जो मेडिकल में, मतलब फिजिक्स को इन्वॉल्व करके हम लोग मेडिकल में जो फायदा उठा रहे हैं, डॉक्टर लोग बहुत सी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। जिसमें मैं एक बड़ी मिसाल आपको देता हूँ, एक्सरेज की। अब एक्सरेज जो मशीनें यूज की जा रही हैं वो फिजिक्स की बेस पर उसको बनाया गया है और उसको यूज किया जा रहा है मेडिकल फील्ड में। इसके अलावा आपका MRI जो है वो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, फिर सीटी स्कैन यूज होता है, मतलब ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड यूज की जा रही है। तो ये सारी फिजिक्स ही से रिलेटेड है, फिजिक्स ही इन सारे इंस्ट्रूमेंट को बनाने बनाने के लिए यूज होती है। और फिर कहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं मेडिकल फिजिक्स, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट आ जाती है एक और इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स की, वो है एस्ट्रोफिजिक्स। जी, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में जी क्या शामिल होगा, देखिए मतलब अभी हम बात करके आए थे एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी किससे रिलेटेड है, सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका सन है, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, मून है, मतलब ये सारे आपके सेलेस्टियल बॉडीज में आते हैं। अब इनसे रिलेटेड जितना भी नॉलेज जो है वो फिजिक्स जो है इसमें इन्वॉल्व होती है इनके साथ। तो फिजिक्स की प्रॉपर्टीज प्रोसेसेस जो है वो सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड जो फेनोमेना से होती है उसको हम नाम दे देते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। इसमें जो मैटर, एनर्जी, स्पेस की सारी अंडरस्टैंडिंग जो यूनिवर्स के हवाले से हम करेंगे, ठीक है, एज अ होल, जिसका कनेक्शन किसके साथ है, सेलेस्टियल बॉडीज के साथ होगा, तो उसको नाम देंगे एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट आ जाती है आपकी जियोफिजिक्स। अब लफ्ज आप जियो, जियो से ही समझ जाएंगे, जियो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, अर्थ के लिए। अब अर्थ से रिलेटेड जितनी भी हम लोग जो है इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, या जितने भी प्रिंसिपल फिजिक्स के अप्लाई होंगे, अर्थ से रिलेटेड, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए कि भाई वो उसमें क्या कुछ है या क्या हो रहा है। जैसे आपके अर्थक्विक्स होते हैं, अर्थक्विक, ठीक है, ये सारे मतलब सिस्मिक एक्टिविटी होती हैं आपकी। इसके अलावा आपके वॉल्केनोज हैं, मतलब ये सारे के सारे हम डिस्कस किस में करेंगे, वो फिजिक्स से रिलेटेड फेनोमेना को हम लोग, क्योंकि अर्थ अर्थ से रिलेटेड हैं ये सारी चीजें, अर्थक्विक और वॉल्केनोज, फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है। तो ये ब्रांच आपकी जो है वो कहलाएगी जियो फिजिक्स, ठीक है जी। यहाँ फिजिक्स का कनेक्शन किसके साथ है, जियो के साथ। आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारी क्लाइमेट फिजिक्स। अब यहां पर हमारे क्लाइमेट के साथ फिजिक्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारी क्लाइमेट फिजिक्स, जैसे आप लोग जो है वो डिफरेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक, डायनेमिक, क्लाइमेट चेंज, जितनी भी वेदर कंडीशंस में आ रही है हमारी, मतलब चाहे वो मौसम की तब्दीली होती है, कुछ भी होता है, कभी आप देखते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, कभी जो है आप समझते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हीट के मतलब, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स जितनी भी होंगी, वो सारी क्लाइमेट चेंज कुछ भी, वो सारा कुछ हम जो डिस्कस करेंगे उसको नाम देंगे क्लाइमेट फिजिक्स। इसके बाद आ जाती है आपकी लास्ट टाइप जो है इसमें है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कंप्यूटेशनल फिजिक्स, इसके भी नाम से ही आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटेशनल वर्ड कहां से लिया गया है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर इन्वॉल्व है हमारी टेक्नोलॉजीज में, फिजिक्स के साथ जहां जहां कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, वो सारी टेक्निक जो कंप्यूटर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ हैं, वो सारी आपकी
जितनी भी फिजिक्स की कंप्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी सॉल्व करने के लिए कंप्यूटेशनल फिजिक्स का यूज किया जाता है। तो भाई ये थी आपकी सारी मतलब फिजिक्स जो है वो आपने देखा कि एज इसकी अपनी ब्रांचेस भी आपने डिस्कस की, फिर फिजिक्स जो है दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ मिलकर भी अपना रोल प्ले कर रहा है जिसको हम इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। तो ये था हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बेटा एक टॉपिक जो है वो हमारा है नेक्स्ट वाला, वो है साइंटिफिक मेथड, उस पर मैं बात करूंगा। साइंटिफिक मेथड क्या है? जी देखिए भाई, साइंटिफिक मेथड बेसिकली क्या है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है किसी भी चीज के बारे में ट्रुथ सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? ट्रुथ को, सच्चाई तलाश करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो जो हम ट्रुथ को तलाश करते हैं, पहले तो हमें उसके लिए देखना पड़ता है कि भाई वो जो प्रॉब्लम है, इश्यू, वो है क्या, ठीक है। उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके लिए एनालिसिस किया जाता है, फिर कोई ना कोई हम लोग पहले तो हाइपोथेसिस उस पर डिटेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस फिर हम लोग उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन से गुजार कर उसको थ्योरेटिकल प्रोसेस में गुजारते हैं, और फिर बहुत ज्यादा दफा अगर वही आपकी थ्योरी एक्सेप्ट कर ली जाती है तो फिर वो लॉ की शक्ल तैयार कर, मतलब ये सारी चीजें किस में आएंगी? आपके साइंटिफिक मेथड में। यानी सादा लफ्जों में साइंटिफिक मेथड जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस का मजमुआ होता है, जिसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं इश्यू है क्या। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई द इश्यू या प्रॉब्लम, यानी हमें पता हो कि हमने करना क्या है, हमारा इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सेकेंडली फिर हम क्या करते हैं? सेकेंडली फिर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं, और ऑब्जर्वेशन से हम लोग जो है या एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर हम लोग जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम उस पर एक हाइपोथेसिस हम लोग जो है वो बना लेते हैं। हम हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है? ये फर्ज की हुई बात होती है, हम सिर्फ उसके ऊपर एज्यूम कर रहे होते हैं। हम किसी बात को एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये काम जो है वो इस वजह से हुआ होगा, ये प्रॉब्लम, ये मसला इस वजह से आ रहा है। ये हमारा हाइपोथेसिस, ये करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी आने वाले वक्त में। वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन हमें पता चलता है कि जो हमने हाइपोथेसिस जो है बनाया था, क्या वो सही था या नहीं था, ठीक है जी। अगर तो वो करेक्ट होता है तो फिर हम लोग उसके मजीद उसको एनालिसिस करते हुए एक्सपेरिमेंटेशन से गुजार कर उसको फिर थ्योरी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, अगर वो एक्सेप्ट होता है तो वो किस तरफ जाएगा? थ्योरी की तरफ। अगर वो रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? रिजेक्शन के बाद हमें दोबारा से फिर नया हाइपोथेसिस कायम करना, फिर से ऑब्जर्वेशन, फिर हम स्टार्ट में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह से ये जो हमारी थ्योरी होती है, थ्योरी को जो है वो थ्योरी ऐसी नहीं बन जाती, इसके लिए पूरा एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। और एनालिसिस करने के बाद ग्राफिकली भी, मतलब उसको एक्सपेरिमेंटल बेस पर एनालाइज करने के बाद फिर थ्योरी जन्म लेती है, और 12 दफा हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, फिर हम थ्योरी। लेकिन अगर यही थ्योरी हम लोग इसको रिपीटेड टाइम इसको चेक करते हैं, मतलब रिपीटेडली हमारी थ्योरी जो है अगर हमारी एक्यूरेट रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो फिर हम उस थ्योरी को जो रिपीटेडली टेस्ट हुई, और एक दफा नहीं बेशबहा दफा, और डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, माना, तो फिर वो अल्टीमेट ट्रुथ बन जाता है, जिसको हम लॉ का नाम देते हैं। लॉ बेसिकली क्या होता है? अल्टीमेट ट्रुथ। अब ये जो मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, बेसिकली इन्हीं सारी चीजों को जब हम गैदर करते हैं तो वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। अब इन साइंटिफिक मेथड की बेसिकली अगर हम देखें तो बारी बारी अगर मैं डिस्कस करता हूं थोड़ा थोड़ा आपके साथ, तो थोड़ी सी डिटेल से कर लेता हूं। पहले मैं आपके साथ सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। ऑब्जर्वेशन पर हम बात कर लेते हैं। मतलब हमने बात की थी, जब हमने कोई भी इश्यू हमारे सामने आ गया तो उस इश्यू को हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएंगे।
हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है जी, सपोज हम ये ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कोई भी, कि हमने ये देखा कि लाइट जो है, मतलब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट अगर किसी लाइट के रास्ते में आता है तो उसका शेडो बनता है। मतलब हमने ये लेट कर लिया कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वो अगर किसके रास्ते में आता है, लाइट के, किसके रास्ते में, लाइट के रास्ते में, तो फिर उसका क्या बनता है, शेडो। ये हमने क्या किया है, ये हमने एक ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने मतलब सेट कर ली कि भाई हम कोई भी, ये देखें जैसे कि अभी मेरे हाथ में मार्कर है, तो आप देख सकते हैं कि लाइट के रास्ते में आ रहा है, तो आप उसका शेडो देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर बकायदा तौर पर। ठीक है, अगर मेरी फिंगर है तो उसका मतलब ये हमने, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, मार्कर है, फिंगर है, कुछ भी है, और भी कुछ डस्टर भी अगर पकड़ता हूं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो क्या है कि हमने क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन हमने की है, देखे ऑब्जर्वेशन से हमने ये एक समझ लें कि ऑब्जर्व करते हुए कहा कि भाई कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट के रास्ते में आता है तो क्या बनाता है, वो शेडो बनाता है। इसके लिए हम लोग फिर एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, यहां से हम हाइपोथेसिस की तरफ चले जाते हैं। एक मफरूजा कायम हो गया कि भाई लाइट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके रास्ते में आता है लाइट के, तो उसका शेडो इसलिए बनता है क्योंकि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल किसमें करती है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यानी ऊपर वाली जो बात थी उसी को लेकर चले कि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो है लाइट के रास्ते में आता है, उसका शेडो क्यों बनता है, क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तो हमने बना लिया हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस, जैसे मैंने पीछे बात की थी कि हाइपोथेसिस जो है ये एज्यूम किया जाता है, एक फर्ज की हुई बात होती है, मतलब ये सिर्फ हम टेंटेटिव है, मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक्सपेरिमेंट की। फिर हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। हम ये देखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको आपके सामने मतलब आपको समझाया, मतलब छोटी सी, इसके लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। भाई हम लोग कुछ कार्डबोर्ड ले लेते हैं, सपोज हमारे पास ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, डिफरेंट कार्डबोर्ड में हमने जो सुराख कर दिया हर एक में, तो यहाँ पर भी, तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक टॉर्च लाइट जो है वो हमने जलाई। ठीक है, ये हमारे पास समझिए कि एक टॉर्च लाइट है, उससे रोशनी जो है वो निकलकर यहाँ से मूव हुई। तो जो लाइट थी वो मूव हुई पहले इस होल में से काट के, फिर दूसरे, फिर इसी तरह से तीसरे, और फिर रोशनी इसके ऊपर पड़ गई। अब यहां से हमने क्या देखा कि जो लाइट थी वो ट्रेवल कर रही है किस में से, कार्ड के अंदर जो होल्स हैं उनमें से स्ट्रेट लाइन में। और यही चीज चेक करने के लिए कि क्या वाकई स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, हमने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को हमने जरा दूसरे दूसरा इस तरह से किया कि अब हमने जो कार्डबोर्ड थे जो पहले बिल्कुल एक सीध में रखे गए थे स्ट्रेट में, अब हमने उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी। ठीक है, यहां रख दिया, यहां रख दिया। तो तब भी हमने देखना चाहा कि क्या लाइट, अब लाइट यहां से तो आई, लेकिन अब वो इस होल में से निकलने के बाद ये जो था इसकी डायरेक्शन जो थी, हमने बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं था होल इसके, तो अब लाइट जो थी वो यहां पर हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दी, उसका यहां से लाइट गुजरती हुई महसूस नहीं हुई। तो यहां से हमें यह समझ आ गई कि भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। अगर ये होल्स बिल्कुल उसी सीध में रहते, स्ट्रेट लाइन में रहते, तो यकीनन लाइट यहां पर पड़ती। तो ये हमें इस सारे जो हमने हाइपोथेसिस हमने सिलेक्ट किया था, बनाया था, सेट किया था, उसकी हमने कंफर्मेशन कैसे ली, एक्सपेरिमेंटेशन से। अब एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फिर क्या बना, एक्सपेरिमेंटेशन जब हमने कर लिया तो वो जो एक्सपेरिमेंट है उससे हमें, हम थ्योरी की तरफ चले गए। हमने वही जो हाइपोथेसिस था उसको हमने किसका नाम दे दिया, थ्योरी का। अब थ्योरी क्या है भाई, थ्योरी मैंने आपको बताया कि हम लोग जो भी हाइपोथेसिस हमने सेट किया होता है उसको एक्सपेरिमेंटेशन बेस पे गुजारते हैं, एक दो तीन बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरने के बाद वो जो हमने प्रेडिक्ट किया था, फिर हमारी ये थ्योरी बन गई कि भाई जब भी लाइट मूव करती है कोई पैक ऑब्जेक्ट, उसके रास्ते में जो शेडो इसलिए बन जाता है क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये हमारी थ्योरी बन गई। अब इस थ्योरी के से हम लोग फिर आगे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रेडिक्शन, मतलब हम कुछ और भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई जो डिफरेंट हम लोग जो है चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि भाई डिफरेंट अगर मटेरियल्स का अगर हम उसके पैक उसके रास्ते में रखेंगे तो उनके आप देखेंगे कि डिफरेंट ही उनके शेडोज बनते हैं, मतलब वो भी हम चेक कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से अगर हमारी थ्योरी जो है बार बार जो हम प्रिडिक्ट करते हैं उसके बारे में नई चीजें, नई बातें, वो अगर सारी एक्सेप्ट होती चली जाएंगी तो थ्योरी हमारी जो है वो फिर एक नई शक्ल की तरफ जाएगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और भी है, फॉल्सी
फॉल्सिफिएबिलिटी। फॉल्सिफिबिलिटी क्या है भाई? इसमें यह है कि अगर कोई भी जो हम जो हमारे पास दिया गया है, जो भी हम प्रॉब्लम था, इश्यू था, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर तो हम लोग उस इश्यू को डिस्कस करते हुए हम या तो वो उसको एक्सेप्ट कर लें, या वो एक्सेप्ट हो जाए, या फिर वो रिजेक्ट होगा। यानी दो बातें होंगी उसकी, कि एक्सेप्ट एक्सपेरिमेंट्स से गुजारने के बाद या एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। तो फिर तो हमारा जो जो भी हमारी मतलब हमने जिसके बारे में थिंक किया होता है, तो वो बात हमारी हाइपोथेसिस जो है वो जाती है किसकी तरफ, कि भाई हमारी थ्योरी जो है वो ठीक है। ठीक है, मतलब लेकिन अगर हम जो इश्यू सामने रखते हैं उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन से मतलब चेक ही ना कर सकें, हम एक्सपेरिमेंट ही ना कर सकें, उसके लिए एक्सपेरिमेंट से चेक ही ना कर सकें, यानी वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट वाले काम से गुजरे ही ना, तो भाई वो हमारी फॉल्सिफिबिलिटी जो है, इससे हमें जो है वो इस तरफ लेके जाता है कि वो हमारा जो है वो इस वक्त सिर्फ एक प्रिटेंडेड चीज है। प्रिटेंडेड जिसको आप समझते हैं कि हम लोग जिसको बिलीव कर सकते हैं, बिलीव्स पर सिर्फ रह जाएगी, और वो भी सच या झूठ तो मतलब बात दूसरी तरह की, सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन से गुजार ही नहीं सकते, यानी वो एक्सेप्ट रिजेक्ट के प्रोसेस से गुजरती नहीं है। तो ये हमारी फॉल्सिफिएबिलिटी जो है हमें बताती है कि भाई वो हमारी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो जो हमने इश्यू रखा है वो फॉल्स ही है। ठीक है, उसको हम लोग जो है थ्योरेटिकल तौर पर लेके जा ही नहीं सकते, उसके मतलब थ्योरी उससे बनेगी नहीं, साइंटिफिक थ्योरी जो है वो हमारी नहीं बनेगी, वो जस्ट प्रिटेंडेड होगा। कब कि अगर उससे मतलब उसको अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन से गुजार ही नहीं सकते, सिर्फ हम थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जैसे बड़े पुराने बिलीव्स हैं लोगों के, वो बिलीव्स अपनी जगह हैं, लेकिन उससे हम लोग जो है वो सादा लफ्जों में इस फॉल्सिफिबिलिटी से हम लोग जो है वो जिन इश्यूज को एक्सेप्ट किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है, या जस्ट हमारे प्रिटेंडेड बिलीव्स हैं, उन दोनों के दरमियान हम लोग जो है डिफरेंस कर सकते हैं आसानी से। और हमें पता चल जाता है कि भाई किसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कस करेंगे, जिसको कर सकते हैं वो हमारे थेरीज या लॉज की तरफ जाएंगे, जिनको हम सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, सोचते हैं, थिंक करते हैं, बिलीव करते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और लास्ट बात आ जाती है कि अगर हम बेशुमार प्रिडिक्शन करने के बाद भी हमारी थ्योरी जो है वो एग्जैक्ट रहती है, जैसे मैं अगर बात करता हूं कि हमने बात की कि भाई हमने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के रास्ते में रखा था, तो उससे उसका शेडो बना था। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई जो शेडो है, जिस तरह की शेप होगी किसी बॉडी की, अगर किसी बॉडी की शेप सर्कुलर है तो उसका शेडो भी सर्कुलर होगा, मतलब उसका जो शेडो बनेगा वो भी। अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप का बॉडी होगा तो उसका जो शेडो बनेगा वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होगा, जिस शेप में होगा। ये हम लोग मजीद इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग नई बातें, नई चीजें जो हैं वो आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर वो भी सारी एक्सेप्ट हो जाती हैं ठीक एग्जैक्टली हमें सारे आंसर्स उनके मिलते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, तो वही थ्योरी जो है वो फिर अल्टीमेट ट्रुथ कहलाएगी, यानी लॉ का दर्जा हासिल कर लेगी। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, एंड पे मैं थोड़ी सी लिमिटेशंस पर भी बात कर दूं। ठीक है, लॉज जो हैं वो अल्टीमेट तो हमने कह दिया कि अल्टीमेट ट्रुथ है, लॉ जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ है, हतमी बात है, ये सदाकत है जिस पर कोई भी मतलब इस पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन देखें इन द एंड लिमिटेशंस में मैं थोड़ा सा आपको लेके जा रहा हूं कि भाई जितने भी लॉज हैं जो मैन मेड होंगे, मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो गॉड मेड हैं, अल्लाह ताला ने बनाए, उन पर तो चैलेंज ही नहीं है ना। लेकिन ये जो हम लोग बनाते हैं, जितने लॉज इंसान बनाएगा वो मैन मेड होंगे, वो फिर भी कभी भी लाइफ में आगे जाते हुए उसमें चेंज हो सकती है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कि भाई उस वक्त के दौर तक तो वो ठीक था, लेकिन आने वाले दौर में वो बिल्कुल वैलिड नहीं हो रहा उस तरह से जैसे पहले था, तो उसमें चेंज लॉ में भी हो सकती है। जैसे न्यूटन के तीनों लॉज थे वो 19th सेंचुरी तक तो वो मतलब एक्सेप्टेबल रहे, जैसे 20th सेंचुरी में मतलब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी रिलेटिविटी की बयान की, तो न्यूटन के लॉज जो थे वो फिर लॉज की शक्ल में नहीं रहे। ठीक है, उनके बारे में थिंक करना पड़ गया कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन कभी वो हतमी तौर पर थे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैन मेड जितने भी हमारे लॉज होंगे इन फ्यूचर जो है उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है, वो 100% रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। तो ये था भाई हमारा सारा इस बुक से रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, क्योंकि चैप्टर ये बहुत बड़ा नहीं था, इसमें यही सारे टॉपिक्स थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो भाई आज के लिए बेटे आप लोग इसको अब अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है और इसको समझना है, लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच।